हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। हमारी बैक बेंचर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बात करने जाएंगे उस चैप्टर की जिसमें करंट फ्लो होगा, बहुत तेज वोल्टेज जाएगा भाई साहब, बिल्कुल पार 220 440 के भी ऊपर। और मैं नहीं होने दूंगा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सर्किट, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी एज पर योर डिमांड। आप सबने बोला था सर इलेक्ट्रिसिटी को लेके आइए, और सबसे पहले हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, चैप्टर बढ़िया है, डेप्थ में है, और दो ही चैप्टर आपको दिक्कत करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। पहले इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लेंगे, फिर लाइट कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा मैं आपको इन वीडियोस में ज्ञान फालतू का नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा काम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना, वन शॉट में पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम अपना कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स दोनों को कवर करना। दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, आखिरी तक देखिएगा, पेन कॉपी निकाल लीजिए, टाइम होगा कम, करना होगा ज्यादा। ओके, इंट्रोडक्शन में व्हाट वी नो, इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट द चार्जेस। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करते हैं और प्रोटॉन्स की बात करते हैं, चाहे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब काम की बात क्या है सर इसमें, कंडक्टर और इंसुलेटर। से पहले कंडक्टर क्या होते हैं सर, विच अलाउज द करंट टू पास, इलेक्ट्रिसिटी टू पास, उनको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नहीं कर पाते हैं वो होते हैं इंसुलेटर। व्हाट मेक्स देम कंडक्टर और इंसुलेटर? तो कंडक्टर कहने का मतलब है, व्हेन वी आर सेइंग एनीथिंग एज कंडक्टर, तो वी मीन बाय इट कि भैया उसमें है कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वहां पर है कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स द चार्जेस कैन फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे पास वैलेंसी, राइट। एंड इफ देयर इज दीज आयन which help us to flow the charge, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। दो तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। दे आर जस्ट लाइक द मासेस, बिल्कुल उनकी तरह है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर की, दो तरह से डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे चलते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हाउ वी डिफाइन द करंट। सर जिस पाथ में वो फ्लो कर रहे होंगे, जिस सराउंडिंग में, जिस which make the current to flow, जहां पे चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो हमारा हो जाएगा वो सर्किट, राइट। और करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज। बट समझने की बात क्या है, कन्वेंशनली द करंट का फ्लो इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सर, वो तो करेंगे इसके अपोजिट, द फ्लो इज अपोजिट इन द डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बात हमारे काम की है। सर इसका मतलब क्या है, अभी इसको एक फिगर में समझ लेंगे, ठीक है। ओके ओके, हाउ वी डिफाइन द चार्ज एंड द करंट। सर अगर आपको टोटल चार्ज कभी भी निकालना हो, लेट्स से वी आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल चार्ज इन अ वायर, हमें एक चार्ज निकालना है भैया वायर में, कैसे निकाला जाए? बहुत ही सिंपल कहानी है इसकी, क्यू निकालना है। सर हाउ टू फाइंड क्यू? क्या है चार्ज? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज आ रहा है, तो इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन है। बट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, 10 बिलियन है, 10 ट्रिलियन है। Q is equals to n is about the quantization of charge। भैया एक चार्ज की वैल्यू को, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को, विच इज 1.6 की पावर माइनस 19 को मल्टीप्लाई कर देना है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी हों, तो हमको मिल जाएगा नेट चार्ज। अच्छा ओके, चार्ज तो आ गया, बट करंट कैसे डिफाइन करेंगे इससे? नाउ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। इट इज अ रेट with respect to time to the flow of the charge, which is I is equals to Q upon T, which can also be written as NE upon T, क्योंकि हमने पढ़ा अभी जस्ट कि Q क्या होता है, NE होता है। ओके मेरे बच्चों, अरे सर तो यूनिट यूनिट भी कुछ होगी क्या इसकी? हाँ बच्चों, क्यों नहीं होगी, इट हैज यूनिट्स। अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे। ये बात भी समझने की है भाई कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन वन कूलम। एक कूलम ऑफ चार्ज में देयर विल बी 1 इन 6 × 10⁻18। ये कैसे निकालना है सर? ये बहुत सिंपल है, ये पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन वन कूलम ऑफ चार्ज। अब क्यू कूलम गिवन है आपको, क्यू गिवन है ना आपको, राइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्यू की वैल्यू हो गई 1, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और ई की वैल्यू इज 1.6 10 की पावर माइनस 19। क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई इसको? इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? इज इट 1 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19? इसको ऊपर लेके जाओ, इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस रिजल्ट, व्हिच इज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन विल बी इन द 1 कूलम ऑफ द चार्ज। अच्छा, डिफाइन करेंगे अगर एक कूलम से 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर तो ये लिखा हुआ है, एम्पियर क्या होती है सर? करंट की यूनिट। 1 एम्पियर तो ये लिखा हुआ है, और हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर इज व्हाट? Q अपॉन T। Q क्या होने वाला है? कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम, which is 1 कूलम अपॉन
1 सेकेंड। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 कूलम टू 1 सेकेंड। क्या ये इजी है? बिल्कुल इजी है सर, बिल्कुल आराम समझ आ गया हमको। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे यार, अब प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें गिवन है करंट जो कि है 0.5 एम्पियर। हमेशा की तरह तरीका वही होगा भाई, हमेशा कि पहले लिखेंगे गिवन को और फिर करेंगे हम लोग सॉल्व। द टाइम पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। अरे अरे, ये क्या आ गया भाई, हम तो सेकंड पढ़ के आ रहे थे टाइम में, तो टाइम हमारे पास आ गया 10 मिनट। हमने कहा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है अपने को तो सिर्फ सॉल्व करना है भाई। करेंगे सेकंड में कन्वर्ट, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, क्यू निकालना है। ओके, फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहां से क्यू क्या हो जाएगा भैया, आई इंटू टी। बहुत ही सिंपल है क्या, करंट की वैल्यू गिवन है 0.5, टाइम की वैल्यू गिवन है 600। ओहो हो, वाह 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 सर, क्या ही बचा इसको तो। जीरो नीचे लाओ, काटो, 5 इंटू 60 इज व्हाट सर, 300 एम्पियर। क्या 300 एम्पियर करंट पास हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। बोलो हाँ कि ना भाई। क्या सिंपल था सर, बहुत सिंपल था। आगे चलते इसी बात पे। अब दो छोटी यूनिट समझ लो भाई एम्पियर की। कितना, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है और माइक्रो एम्पियर क्या होता है, दिस शुड बी इन योर माइंड टू मेक द क्वेश्चन वेरी 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 इजी। क्यों आ गया, क्यों निकाल दिया। ओके, क्यों निकाला है ये हम लोग ने, क्यों निकाला है ये भाई, ये क्यों निकाला है भाई। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा था, करंट थोड़ी ना पूछा था यार, चार्ज पूछा गया है भाई। भाई साहब, यहाँ तो क्या आ जाएगा सर, सर यहाँ तो कूलम आ जाएगा, हाँ कि ना। क्यों निकाला था ना अपने को, तो क्यू इज इक्वल टू लगाया था। अब ऐसे ही अगर हमको एम्पियर की दो छोटी यूनिट की बात करनी हो, तो एक होता है मिली एम्पियर जिसने की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर जिसने की पावर -6 एम्पियर। ये दो यूनिट आपको हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में सॉल्व करने के, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली पूछता है कि 1 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 10 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। तो हमें करना क्या है, हमको इन मिली को कन्वर्ट कर देना है हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज ये हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। और माइक्रो अगर हो गया, मान लो माइक्रो हो गया, 10 माइक्रो एम्पियर है, 10 है भाई यहाँ पे, 10 माइक्रो एम्पियर है, 10 पावर -6 एम्पियर ये हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजे में। ओके कूल, मूविंग नेक्स्ट। व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज तो है हमारे पास, लेकिन अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। न्यूटन भाई ने कहा था नथिंग कैन बी डन विदाउट अप्लाइंग द फोर्स, एंड फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ वर्क। तो अगर हमने चार्ज को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक लाया, इट नीड टू बी कैरिड आउट बाय सम वर्क, दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अंदर। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, टाइम नहीं जाएगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज डिफाइंड एज व्हाट, पोटेंशियल इज व्हाट, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सर यूनिट क्या होने वाली है, W जूल, चार्ज कूलम, जूल पर कूलम होने वाली है। इसी को कुछ और ही बोलते हैं क्या, हाँ भाई साहब, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट भी। तो इन दैट टर्म्स जूल पर कूलम और वोल्ट बोथ आर गोइंग टू बी द राइट इन द टर्म्स। क्वेश्चन एक बहुत शानदार आता है, डिफाइन 1 वोल्ट, आगे लिया हुआ है आपको दिख जाएगा। अगर बोला जाएगा 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग बोल देंगे इट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल पर कूलम, इट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्या इजी है, क्या 1 जूल अपॉन 1 कूलम बोल के हम लोग ये समझ सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज आर इट इज आर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क करा जाए इन कैरिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दोबारा से, 1 joule of work is done to bring a 1 coulomb of charge from one point to another is defined as 1 volt. Cool, simple. किस डिवाइस से मेजर करते हैं सर इसको, voltmeter is a device to which we can measure the potential difference. सिंपल है, ओके ठीक है। क्वेश्चन आ गया भाई साहब, दोबारा से पहले लिखेंगे गिवन, फिर करेंगे सॉल्व। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, चार्ज मूव कर रहा है, दैट वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ q व्हिच इज व्हाट, 2 कूलम, हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, v गिवन है अपने को 12 वोल्ट, 2 कूलम 12 वोल्ट। निकालना क्या है अपने को, निकालना है वर्क डन, W is what we need to find, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने पढ़ा पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क अपॉन work done to bring the charge from one point to another, work is what we need to find, the formula for work from here would be
V into Q. We are given the value of V here as 12 and Q here as 12. Do we need to change any value? No. All is in right values. 20 वोल्ट हमारा 24 वोल्ट हमारा हो गया वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल। एक आंसर और आ गया हमारे पास एनर्जी को लेके। अब आपको याद कर रखना पड़ेगा, आपने क्लास नहीं पढ़ा था, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। हमारा जो वर्क है यही हमारी एनर्जी भी है। और इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कह रहा है अब पोटेंशियल है 6 वोल्ट और ईच कूलम, मतलब ये भी एक हिंट गिवन है भैया। एक बार ट्राई करो इसको, पॉज करो वीडियो को और अपने आप से ट्राई करो, देखो क्या खुद से कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं, आपको उस समय में खुद से क्वेश्चन करना है। ये बात समझो कि ये आपके लिए बनाया जा रहा है भाई। तो यू आर द वन हु शुड बी वर्किंग मोर लीथल देन अस। गिवन क्या क्या है? गिवन में वैल्यू गिवन है हमको पोटेंशियल की, भी कितना है 6 वोल्ट है, बहुत बढ़िया। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है 1 कूलम है। हमें क्या करना है? हमें निकालना है एनर्जी, मतलब एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ वर्क, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, निकालना तो भाई एक ही चीज है। दोबारा से क्या कर रहेंगे भाई? आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगाइए और कमेंट में बोल दीजिए हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर कितना आ रहा है एनर्जी वाला इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सर्किट डायग्राम इज द नेक्स्ट बिग थिंग, पर हमको समझना पड़ेगा कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। ओके, चल भाई, तो सर्किट डायग्राम में हमें समझना है कि पहले तो इंपॉर्टेंट की टर्म्स और उनके सिंबल क्या हैं। टर्म्स कौन कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं कि एक सर्किट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमको एक सर्किट को बना के दिखाना है। तो सबसे पहले आएगा एक इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज व्हाट यू ऑल नो, राइट? आई नीड नॉट टू टेल यू कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। सबने देखा हुआ है भैया, वो एवरेडी ड्यूरेसेल वाला सेल। सर होता क्या है उसमें? सिंगल सेल होता है, एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल होता है। सर ये क्यों बना दिया आपने? बच्चों ये तो गलती से बन गया यार, है कि ना? हटा दो उसको। क्या है सर? एक बड़ा टर्मिनल है दैट इज पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल है दैट इज नेगेटिव। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद हमारे पास बैटरी है। अब बैटरी क्या होती है? बैटरी वो होती है जिसमें कि मल्टीपल सेल कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा अगर सेल आपस में कनेक्टेड हैं। ध्यान से देख रहे हो मैं क्या कर रहा बच्चों? देख रहे हो आप? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये आपस में भी कनेक्ट होने चाहिए भाई। पॉजिटिव नेगेटिव बना कर देना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव बनेगा भाई। अब एक्सट्रीम टर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव ही होंगे, बट आपस में ये कंबाइंड होंगे। मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर चार, एक, दो, तीन और चार सेल कंबाइंड है। दिस इज अ बैटरी हैविंग द 4 सेल्स। बिल्कुल सही बात है। ओपन एंड क्लोज स्विचेस क्या होते हैं भाई? अगर दो वायर आपस में टच हो जाए, मान लो ये वायर है, ये इससे टच नहीं हो रहा है, इस वायर से, देख रहे हो ये डिस्कनेक्टेड है। दिस इज व्हेन द सर्किट इज ओपन, मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, नो आई, नहीं फ्लो होगा करंट इसमें, ठीक है। अगर इसी को मैंने वायर में ज्वाइन कर दिया, इफ दे बोथ गॉट कनेक्टेड विच अदर, ये वायर आया नीचे गिरा और ये ज्वाइंट हो गया, मान लो अगर ये ज्वाइंट हो गया तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग? तो हम लोग इसको बोल देंगे हमारा, तो हम लोग इसको बोल देंगे हमारा क्लोज सर्किट। अरे यार सिंपल नहीं है क्या? क्योंकि इसमें हमारे पास करंट का फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास आई का फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट क्लोज सर्किट। वायर जॉइंट, अगर वायर कनेक्टेड है तो यही सिंबल बन जाएगा हमारे पास। तो वायर जॉइंट है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वायर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, मानो एक वायर ये है और दूसरा वायर जो क्रॉस कर रहा है, तो इसके ऊपर से निकाल दो इसको। द सिंबल इज किसके ऊपर से इसको निकाल। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक बल्ब तो दैट वी ऑल नो भैया, ऐसे कुछ दिल सा फिगर बन जाता है और इसको सर्कल बनाते हैं तो और अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। रेसिस्टेंस और रिहोस्टेट, भैया ऊबड़ खाबड़ जमीन को बोलते हैं रेसिस्टेंस। अगर जमीन हो जाए ऊबड़ खाबड़ तो दैट इज व्हाट रेसिस्टेंस। और रिहोस्टेट है वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग रेसिस्टेंस को चेंज कर पाए, दैट इज व्हाट इज रिहोस्टेट। दो सिंबल हैं उसके, एक तो ऐसे बना दो दैट इज रेसिस्टेंस पे वेरिएबिलिटी दिखा दो, और एक और दूसरा कि रेसिस्टेंस को ऐसे क्रॉस कर दो। दीज टू आर द सिंबल ऑफ द वेरिएबल रेसिस्टेंस और रिहोस्टेट। रिहोस्टेट सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। बात करते हैं एमीटर की। सर्किट बनाओ, ए लिख दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर्किट बनाओ, वी लिख दो,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भाई साहब ये तो वो बेसिक्स हैं जो आपको आते ही हैं। आगे ना, चलो अब इसी को हम लोगों ने एक कन्वर्ट कर दिया सर्किट डायग्राम में। देख पा रहे हो आप, इसमें देखो बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि ये स्विच ऑन है, मतलब सर्किट क्लोज है। स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, देख पा रहे हो आप। यहाँ पे हमारा स्विच तो ऑन है, स्विच तो ऑन है, बट सर्किट क्लोज है, वायर्स आर इन टच। लेकिन यहाँ पर स्विच ऑफ हो गया है हमारा, मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है। दैट इज वाई द करंट इज नॉट एबल टू फ्लो। सिंपल सी बात है भाई हमारी। ओके, अब देखो, हमसे कहा गया कि ये हमारे पास एक फिगर है, हमको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है सर्किट डायग्राम में, कैसे करा जाए? तो यहाँ तो लगी हुई है बैटरी, चलो पहले बैटरी को बना लेते हैं हम लोग। सिंपल सिंपल, लेट्स ड्रॉ द बैटरी फर्स्ट। ओके कूल, हमने कहा ये तो हमारी हो गई बैटरी। एक, दो, एक, दो, एक, दो, कनेक्ट कर लिया इनको हम लोगों ने। ओके, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। ओके, हमने कहा ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ऊपर गए, एक लगा हुआ है रेसिस्टेंस, हमने कहा ठीक है, zigzag रेसिस्टेंस। और ऊपर गए, एक लगा हुआ है बल्ब, हमने कहा ओके, बल्ब बनाना है हमको, तो बना दिया बल्ब। ठीक है, ओके, हमने कहा आगे गए तो एक स्विच लगा है। अब स्विच लगा है और बल्ब जल रहा है, मतलब ये स्विच जो है, इसमें जो वायर है बच्चों, ये वायर टच है, हाँ कि ना? ये वायर कर रहा है इसको टच। ओके, आगे आए, वापस से हमारे पास सर्किट ज्वाइंट हो गया। क्या आपको दिखा? एक बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सर्किट। आप चाहो तो इस बल्ब को और ब्यूटीफाई कर सकते हो, तो जलता हुआ दिखा सकते हो। सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या खेल रहे हो इतनी गंदी ड्राइंग के संग? कोई बात नहीं। व्हाट इज दैट? डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो काम है हमारा। अब भैया करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो याद रखना, दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट। यहां से हमारा आई जाएगा, लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो में जो इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, वो जा रहे होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों? बिकॉज पढ़ा था, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अपोजिट टू करंट। याद रखना भाई साहब, ये बात बहुत काम की है। चलो ओके, मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं हम लोग अब ओम्स लॉ पे। लेकिन ओम्स लॉ क्या है भाई साहब? ओम्स लॉ है क्या? voltage, current and resistors, when they all are in mix, then Ohm's law is the one which is the key to decode all these tricks. Okay, so whenever we have the Ohm's law, we are asking about the current, resistance and potential in the circuit। लेकिन बहुत ही सिंपली बोलता क्या है वो, इसको समझते हैं। कहता है यार, अगर बैटरी बड़ी लगा दी जाए, अगर एक कनेक्शन में बैटरी बड़ी लगा दी जाए, तो वो बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट फ्लो करा पा रही होगी सर्किट में। बिल्कुल सही बात है। बिगर इज द बैटरी, मोर वुड बी द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। हाँ जी सर, जितनी बड़ी बैटरी, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा वी, उतना ज्यादा आई। क्या समझ आया क्या? जितना ज्यादा वी, उतना ज्यादा आई। इफ वी इंक्रीज द वी, द आई विल ऑल्सो इंक्रीज, बट इट हैज अ केस। अपने आप नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट तभी बढ़ेगा, करंट तभी बढ़ेगा जब बैटरी लगाई जाए। लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि उससे रेसिस्टेंस में कोई चेंज ना आए। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेसिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो दिस नीड टू बी डन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो भैया बात करी हम लोगों ने, V प्रोपोर्शनल है हमारा I के, तो V अपॉन I का जो रेशियो है ये कांस्टेंट के बराबर हो गया। और उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस थोड़ा समझ लेते हैं, रेसिस्टेंस है क्या सर? इसकी कोई फील नहीं आ रही। पोटेंशियल समझ आ गया, करंट समझ आ गया, बट रेसिस्टेंस थोड़ा सा अगर कनेक्ट हो जाए मजा आ जाए। रेसिस्टेंस इज बेसिकली द रुकावट इन द पाथ ऑफ द करंट। अगर कोई करंट मूव कर रहा है और वो रुकावट फील कर रहा है, दैट इज व्हाट इज द रेसिस्टेंस। रुकावट कैसे हो रही है सर? रुकावट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स राइट इन अ वायर, देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करके कोलाइड करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो उनसे होगा रेसिस्टेंस क्रिएट, दैट इज रुकावट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड दैट इज व्हाट इज कॉज्ड एज द रेसिस्टेंस। जितना ज्यादा समझो बैड कंडक्टर होगा कोई, या फिर कोई अगर बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसका रेसिस्टेंस तो ज्यादा ही है। जैसे कि इंसुलेटर है,
तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज इंसुलेटर, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सिंपल, ओके कूल, बहुत काम का है भाई। V इज इक्वल्स टू आई आर। करते हैं कुछ क्वेश्चंस भी, लेकिन पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस है क्या भाई? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की which resists the flow of the electric current through it। ऐसा यूनिट क्या है सर? ऐसा यूनिट है इसकी ओम, और ओम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सिंबल इससे, ठीक है। एक ग्रीक लेटर है हमारा ओम, जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब एक ओम को डिफाइन कैसे करना है हमको? अगर मान लो आर को डिफाइन करना है, तो हमने कहा आर इज व्हाट सर? आर इज वी अपॉन आई का रेशियो। तो व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज अप्लाइड एंड द करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू द सर्किट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे अगर 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है हमारे सर्किट से, दैट इज व्हाट इज 1 ओम। सिंपल है समझना, सिंपल है समझना। व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट passes through the conductor between 2 points which is having the potential difference of 1 volt, we will be calling as that 1 ohm। ओके सर यहाँ पर क्या है? कुछ ग्राफ ग्राफ सा दिख रहा है। ये V है, ये I है, ये पोटेंशियल है, ये एम्पियर है, और ये करंट है बेसिकली। तो पोटेंशियल और करंट का एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। तो if we see very carefully we can observe कि सर जब V2 था, तब जब I2 था V10 था। when V was 10 when V was 10 when V was 10, ओके ओके, आप इसको चेंज कर दो यार, इसको करंट बोल दो, इसको वोल्टेज बोल दो, बस कहने का मतलब क्या है वो समझ लो। अभी चेयर चार्ट को हटा दो। हमने कहा सर हमारे पास जब वोल्टेज 10 है तब करंट 2 है, तो व्हाट इज आर? सर आर इज व्हाट? V अपॉन आई, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर। तो कहने का मतलब है कि जब 10 वोल्ट था तो करंट 2 एम्पियर था, विच इज व्हाट? 5 ओम। अरे वाह, क्या बात है। जब ये 20 हुआ तो ये 4 हुआ, तो 20 हुआ और 4 हुआ तो भी कितना हुआ? 5 ओम। अरे वाह, क्या बात है। जब 30 हुआ तो 6 हुआ। अरे सर ये 10 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, ये 10 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है। अब रेशियो तो हर बार सेम आने वाला है, रेशियो तो हर बार सेम आने वाला है। तो क्या बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट? हाँ जी सर, कुछ यही है हमारा ओम्स लॉ भी। और सारे कंडक्टर जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई? ओमिक कंडक्टर। जो इनको फॉलो नहीं करेंगे उनको नॉन ओमिक कंडक्टर। तो फॉलो करते हैं वो ओमिक, जो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक। क्या इजी है समझना, ओमिक और नॉन ओमिक को। The one which are going to follow the Ohm's law, we call them as ohmic conductor। जो फॉलो नहीं करेंगे, we'll call them as नॉन ओमिक कंडक्टर। इतनी सिंपल सी बात है भाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक ग्राफ की, तो V और I का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा आपको हर एक ओम्स लॉ के फॉलोअर के लिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये V है और ये I है। क्वेश्चन आएगा, मुझे बताओ कि कौन सा वायर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, R1 R2 की R3? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब हमें कैसे निकालना है भाई? हमने देखा R जो है वो V पे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, लेकिन I पे इनवर्सली, मतलब V तो बढ़ने पे तो R बढ़ेगा, मतलब V के बढ़ने पे तो R बढ़ेगा। तो V के जो भी ग्राफ पास है, V के जो भी ग्राफ पास है उसका R ज्यादा है। अरे हाँ कि ना? तो V के दूर है, जो V से दूर है उसका R कम है। या फिर ऐसा कह दो, हम लोग एंगल बना लेते हैं भाई, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप पढ़ा है हम लोग, स्लोप पढ़ा है, टैन थीटा पढ़ा है हम लोगों ने, ये टैन थीटा ही है। टैन की वैल्यू बढ़ने पे बढ़ती है, टैन की एंगल की वैल्यू बढ़ने पे बढ़ रही होती है। टैन 0 इज 0, टैन 30 इज 1 अपॉन रूट 3, टैन 40 इज 1, टैन 60 इज रूट 3। तो बढ़ रही है, 1 से रूट 3 इज व्हाट? 1.732। हाँ कि ना? बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे कि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि जो R3 है ये ज्यादा है भाई। इतना बड़ा एंगल, सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, सब कुछ भूल जाओ। इतना बड़ा एंगल स्लोप से उतना ज्यादा हमारे पास रेसिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो इतना बेकार कंडक्टर। बोलो हाँ कि ना? तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? तो जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो R1 एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, और R3 एक बहुत बेकार कंडक्टर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत
ज्यादा है, इन सब में से सबसे बेकार है वो। इतनी भाषा समझ आ रही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर जो है वो मेजरली 4 है। पहला है लेंथ की, रेसिस्टेंस बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगी, दैट इज व्हाट डायरेक्टली रिलेटेड। दूसरा है एरिया के, रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, मतलब अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया, कहने का मतलब समझो, हमने कहा मान लो ये अपना वायर था, ठीक है, और इस वायर की लेंथ और बढ़ा दी गई, तो भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को और लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। पहले यहाँ ट्रेवल कर रहे थे, बस अब यहाँ भी ट्रेवल करेंगे। पहले सिर्फ यहाँ पे लड़ रहे भिड़ रहे थे आपस में, अब यहाँ पे भी लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाएगा, तो मतलब लेंथ बढ़ाने का रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर एरिया चौड़ा चौड़ा कर दिया जाए, अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए, तो सर क्या थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे ये, खाली रोड मिल जाएगी चलने के लिए इनको। अब लड़ेंगे भिड़ेंगे कम तो रेजिस्टेंस होगा कम, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं क्या, कि एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट रहा होगा, लेकिन एरिया के घटने से, मान लो एरिया घट गया तो, एरिया घट गया तो, एरिया अगर घट गया तो, अगर एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। दो और फैक्टर हैं, एक नेचर और आखिरी वाला टेम्परेचर। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना रहने वाला है हमारा रेजिस्टेंस, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, कोड के लिए अलग होगा, सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। और टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के बम में लग जाती है आग, और अगर बम में लग गई आग तो ज्यादा कोलाइड करेंगे, जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे भाई साहब उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ओके सर, इतनी बात क्लियर हो गई हमको। तो ये चार फैक्टर हैं, दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे पास न्यूमेरिकली वर्क करेंगे, और बाकी जो थ्योरेटिकली वर्क करेंगे। अच्छा, कहने का सर क्या तात्पर्य है, अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें और इनका कंबाइन रिजल्ट निकालें, देख रहे हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, दिख रहा है अपने को, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। सर ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते ही एक कांस्टेंट आएगा व्हिच इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी, रो। तो फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सर ये कहाँ से आया, सर इसको इसको ही तो बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी, व्हाट वी कॉल इट, रेसिस्टिविटी। सर और कोई नाम है क्या इसका, हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो दो हमारे पास रेसिस्टेंस भी हो गए, एक रेसिस्टेंस और एक रेसिस्टिविटी, एक रेसिस्टेंस और एक रेसिस्टिविटी। सर आपने तो कहा था रेसिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, तो क्या दोनों कांस्टेंट है, नहीं, रेसिस्टेंस वेरी करता है वी और आई पे, अगर वी और आई चेंज हुए तो रेसिस्टेंस चेंज जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल के लिए है, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सर इतनी बात समझ आ गई, कुछ क्वेश्चन करा दो, जल्दी से कर लेते हैं। से कहा गया 220 वोल्ट का एक सोर्स है, ओके भाई, हमने कहा 220 वोल्ट का एक सोर्स है, कर लेते हैं सॉल्व इसको जल्दी से। गिवन वैल्यूज क्या है अपने पास, गिवन में है 220 वोल्ट का अपने पास पोटेंशियल है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 1200 वोल्ट, रेसिस्टेंस गिवन है हमको 1200 वोल्ट का, ओम का, तो मतलब हमें रेसिस्टेंस भी गिवन है और पोटेंशियल भी गिवन है। अब रेसिस्टेंस से क्या यहाँ पे ताल्लुकात है भाई, रेसिस्टेंस वी आई निकालना है क्या, आई निकालना है क्या, आई इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। सर अब तो क्या है सर, ओम्स तो लगाना है, अपने को आंसर पाना है, v इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, v अपॉन आर। क्या बचा सर इस क्वेश्चन में, क्या ही बचा सर, 200 अपॉन 1200 रिजल्ट्स टू व्हाट, 1/6 एम्पियर। क्या सिंपल था भाई। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है, हाउ मच करंट विल बी इन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल which draws 220 वोल्ट, पोटेंशियल 220 वोल्ट ही है, बट रेसिस्टेंस वहां पे 100 वोल्ट ओम है। अब देखो कैसे करा जाए भाई, V तो सेम है, लेकिन अब जो R है, जो R है उसका 100 ओम है। यहाँ पे बल्ब फिलामेंट का 1200 था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक हीटर है जो सिर्फ 100 ओम है, कम है। अच्छा क्या करा जाए सर, दोबारा से आप लोग करके दिखाओ मुझे इसको। V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, दोबारा से करंट निकालना है अपने को, V अपॉन आर, V कितना है 220, R कितना है 100, इज इट 2.2 एम्पियर। क्या भाई बहुत सिंपल है ये, क्या ये 2.2 एम्पियर आने वाला है, हाँ जी सर 2.2 एम्पियर है, बहुत बढ़िया, सिंपल, मजेदार, बढ़िया। ओके आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब कह रहा है मान लो भाई हमारे पास एक
वायर है जिसकी लेंथ एल है। अच्छा, अच्छा, एरिया ए है, वाह वाह। लेकिन रेसिस्टेंस आर है। ओके, हमने कहा रेसिस्टेंस हमको गिवन है 4 ओम है। व्हाट विल द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर हैविंग द सेम मटेरियल? लेकिन उसकी लेंथ, यहाँ पे लेंथ एल थी और एरिया ए था। यहाँ पे जो लेंथ है वो एल बाय 2 है, लेंथ एल बाय 2 है और एरिया 2 ए है। वाह 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 वाह। सर, आर एल और ए में रिलेशन देता है हमको, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे रो क्या होने वाला है सर? वो तो सेम रहने वाला है, क्योंकि क्या है, सेम मटेरियल से बना हुआ है भाई, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। हमें यहाँ पे कोई छिड़कानी नहीं करनी भाई मेरे बच्चे लोग, ये तो हमारे पास सेम हो गया। करना क्या है तो फिर हमें बात करनी है सिर्फ रेसिस्टेंस पे। यहाँ पर रेसिस्टेंस आर था, हमने कहा ठीक है सर, यहाँ फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं एक बार। जब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो आर इज इक्वल टू रो, नाउ एल इज व्हाट, एल बाय 2, और एरिया नीचे लिखा था भाई, एरिया कितना है, एरिया है 2a, दिस इज व्हाट 2a। अच्छा, सॉल्व करने पे क्या दिख रहा है, रो एल अपॉन 4a, 2 2 सा 4a, मतलब क्या है सर, ये तो हमारे पास जो वैल्यू थी रो एल अपॉन ए, ये तो रेसिस्टेंस आर की थी, ये नया रेसिस्टेंस है आर डैश बोलते हो इसको। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई भैया सर? ये वैल्यू आर की थी तो इसकी जगह आर लिख सकते हैं, हाँ जी। नीचे लेकिन 4 भी लिखा हुआ है तो आर बाय 4। जो नया रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस पुराने वाले का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। इसको दोबारा समझो जरा एक तरीके से, लेंथ के घटने से क्या रेसिस्टेंस घटता है? हाँ जी सर। लेकिन एरिया के बढ़ने से भी रेसिस्टेंस घटता है। हाँ जी सर। तो दोनों में रेसिस्टेंस घटा, देखो घटा, दो यहाँ घटा, दो यहाँ घटा, तो 4 घट गया। सिंपल है क्या? बहुत बढ़िया, आ गया सर समझ में। चलते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए। जैसे कि रेडियस बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमारे पास ये बात समझ आ गई हमको सर, इसे फॉर्मुलेट कर लिया हम लोगों ने। यूनिट क्या होती है सर? अगर हम लोग बात करें रेसिस्टिविटी की तो फॉर्मूला था सर आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। एरिया तो सर होता है दो चीजों का मल्टीप्लाई, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ये हो गया हमारा ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कटने के बाद आ जाएगा ohm meter as the answer. Done, 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 done. It does not change with the change in the length or area, but it changes with the temperature. रेसिस्टिविटी जो है हमारी, जो रो है, ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। रेसिस्टेंस जरूर करेगा, रेसिस्टिविटी नहीं, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड कर रही है ये, किस मटेरियल से बना है इस बात पे हमारी रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी। रेसिस्टिविटी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट, मटेरियल। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों। अच्छा, होती कितनी कितनी है अगर बात करें तो, मेटल्स और अलॉय की रेंज होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ तक। तो कलर थोड़े सेम सेम हो रहे हैं, चेंज कर लीजिए। ओके, वाइल द इंसुलेटर, भैया देख रहे हो, ये माइनस, ये पावर माइनस और ये पावर पॉजिटिव, ओ हो, इतना डिफरेंस, हाँ मेरे बच्चे। तभी तो रेसिस्टिविटी डिफाइन कर रही है कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। जितना मटेरियल इंसुलेटर उतनी ज्यादा रेसिस्टिविटी। कॉपर एंड अमोनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, क्यों? क्योंकि उनकी रेसिस्टिविटी लो है। रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर, इसीलिए हम लोग उसके मेटल्स का यूज करते हैं, उससे कॉन्ट्रीब्यूट मेटल का यूज करते हैं। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज इसीलिए हम लोग काफी जगह पे अलॉयज यूज करते हैं। भैया टेस्टर देखा है, टेस्टर, टेस्टर, जब हम लोग पेज की तरह होता है आगे लगाते हैं स्विच में, बताता है लाइट आ रही है नहीं आ रही, आगे क्या लगा होता है, अलॉय लगा होता है। हाँ की ना? तो वो अलॉय तो हैं जो हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, burn readily at high temperature, so they are commonly used in the electric heating devices. टंगस्टन, बोलो भैया, क्या फिलामेंट बल्ब में यूज करते हैं टंगस्टन? क्यों यूज करते हैं? रेसिस्टेंस ज्यादा है उसका, वहां यूज कर रेसिस्टेंस ज्यादा है इसलिए। अब देखो, जहां पे हीट प्रोड्यूस करनी है तो वहां पर ऐसी चीजों का यूज करो जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो। जैसे कि मुन्नू, मानो मुझे ये बोर्ड चलाना है, तो मैं बोर्ड को चाहूंगा कि यार ये सही से चले, इसमें हीटिंग का मेरा काम नहीं है, मैं तो ही ना इससे आग ताप रहा हूँ, है ना भाई? यहाँ मेरा आग तापना गोल नहीं है, मेरा क्या गोल है? यहाँ मेरा गोल है कि मेरे पास कम बिल आए और ये बड़ा बढ़िया चले, तो मुझे कंडक्टर का यूज करना है। लेकिन मुझे हीटिंग डिवाइस चाहिए, गीजर चाहिए, आयरन चाहिए, हीटर चाहिए। तो वहां मुझे चाहिए ऐसे डिवाइसेस, ऐसे वायर जो कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करें, जहां पर हीटिंग हो। पढ़ेंगे भी उसको हम लोग जैसे अभी आगे। तब तक चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन देखिए आप लोग।
सर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार जल्दी से, बात करते हैं क्वेश्चन की भाई। क्वेश्चन दिखा? हाँ जी सर क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो टर्मिनल में, पोटेंशियल गिवन है, करंट भी गिवन है। बहुत बढ़िया। कितना कितना गिवन है सर? सर 60 वोल्ट का पोटेंशियल है तो V की वैल्यू हो गई 60 वोल्ट। करंट गिवन है, I हो गया 4 एम्पियर। कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल इंक्रीज टू 120। अब अगर पोटेंशियल बढ़ा दिया गया, V डैश हो गया, या V2 बोल दो इसको, आप इसको V1 बोल दो। V डैश बोलने में थोड़ा ऊपर लगता है, मैं समझ रहा हूँ, आपको नया नया टर्म दिखता है। V1 V2 बोल दो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बच्चों। तो हमें बताना है कि क्या हमारे पास होगी वैल्यू यहाँ पर। ओके ओके, क्या होगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू न्यू न्यू करंट की। ओके, देखो यार सबसे पहले तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में कि कोई भी अप्लायंस का एक चीज चेंज नहीं होता है हमेशा। बहुत ध्यान से लिख लो, फॉर एनी अप्लायंस पर्टिकुलरली द रेसिस्टेंस ऑफ अप्लायंस रिमेन्स सेम, आर इज गोइंग टू बी सेम। तो रेसिस्टेंस रहता है सेम, मतलब कहने का है कि यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्शन है इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा सेम। तो अगर यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल दिया जाए तो इसी डिवाइस का रेसिस्टेंस यहाँ भी तो होगा भाई। डिवाइस थोड़ी ना चेंज करी है यार, डिवाइस तो वही है मेरे भाई, बोल हाँ की ना। डिवाइस ना चेंज करी भाई। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर लगा के, V इज इक्वल टू आई आर लगा के, क्या आर की वैल्यू निकाली सकती है सर? हाँ की ना। 60/4 भाई 15 ओम आ गया हमारे पास रेसिस्टेंस। अब क्या यही रेसिस्टेंस इस भी इसका भी है? क्यों? क्योंकि भाई हमने थोड़ी ना चेंज करा है डिवाइस को, डिवाइस तो अभी भी हीटर है, पहले भी हीटर थी, हीटर हमने चेंज ही नहीं करा। तो यहाँ भी आर कितना है हमारा? सर आर तो अभी भी 15 ओम है, लेकिन हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया है। अब पोटेंशियल बढ़ाने से क्या करंट बढ़ेगा? चेक कर लो दोबारा से। V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पे लिख दो V2 और यहाँ लिख दो I2। आर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आर को लिखा रहने दो आप यही, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो I2 निकालना है भाई, दैट इज व्हाट V2 अपॉन आर। V2 की वैल्यू इज 120, आर की वैल्यू इज 15। 15 8 जा 15 8 जा 120, मतलब करंट जो है यहाँ पर 8 एम्पियर है, विच इज द वैल्यू ऑफ I2। सर यहाँ पे कितना था? तो यहाँ पे 4 एम्पियर था, वो यहाँ पर 8 हो गया। सर ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ध्यान से देखो तो। अगर ये 2 टाइम बढ़ा, अगर ये 2x हुआ, तो क्या ये भी 2x नहीं होना चाहिए? मतलब I भी 2x नहीं होना चाहिए? सर ऐसा क्यों? क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I, भैया पढ़ा तो हम लोगों ने। पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी तो बढ़ रहा होगा, ओम्स लॉ कैसे गलत हो सकता है यहाँ पे? The relation between V, I and R, that is what we were discussing about। अब ये क्वेश्चन है हमारे रेसिस्टिविटी को लेके, आओ जल्दी से करते हैं इसको भी। भैया कैसे करना है? क्या गिवन है अपने को? लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है? 1 मीटर। 20 टेम्परेचर है हमारे पास, रेजिस्टेंस है जब R जो है हमारा वो है 26 ओम। कहने का मतलब है एक वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज इतना, dV गिवन है अपने को 0.3 mm। बस यहाँ पे खेल हो गया हमारे संग, हम इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कहेंगे पहले इसको करते हैं मीटर में कन्वर्ट, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके कर देंगे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, सिंपल है। बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, आर निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालनी है, रो निकालना है अपने को, राइट? अपने को रो निकालना है, रेसिस्टेंस तो गिवन है भाई, लेकिन हमें डी चाहिए कि आर चाहिए? हमें तो आर चाहिए, रेडियस चाहिए भाई। 0.3/2 10⁻³ सर, डायमीटर का आधा तो होता है रेडियस, डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस। हाँ जी सर, बिल्कुल आधा होता है, तो रेडियस मिल गया अपने को। रेडियस का क्या काम है सर? रेडियस का क्या काम है वहां पे? अरे बहुत काम है भाई। फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काम आने वाला है वायर का, विच इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। भाई साहब आर पता है? पता है। एल पता है? पता है। ए निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर? 22/7 10⁻².3/2 10⁻³ और ऐसा कर लेंगे स्क्वायर। क्या मैं सॉल्व करूं? क्या मैं सॉल्व करूं? एरिया आ गया, लेंथ पता है, रो निकालना है। सर रो का फॉर्मूला बनेगा आर इंटू एल अपॉन ए। ऐसा वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, अब इतना तो आई डिजर्व यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट इज व्हाट आई डिजर्व फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि वैल्यू भाई साहब आप पुट करिए, मजेदार आंसर निकालिए और कमेंट में डाल दीजिए।
अब भैया अगर रेजिस्टेंस कंबाइन हो जाए तो क्या तरीके हैं? तो रेजिस्टेंस दो तरह से कंबाइन होगा, या तो सीरीज में होगा या तो पैरेलल में होगा। सीरीज और पैरेलल थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाए सर। व्हेन सीरीज व्हेन पैरेलल, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, बहुत बढ़िया। व्हेन सीरीज व्हेन पैरेलल, अगर दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे के बाद लगा दिया जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे के ऊपर नीचे लगा दिया जाए तो रेजिस्टेंस में पैरेलल। ये बिल्कुल सिंपल समझने का तरीका होता है, क्योंकि जो प्रूविंग है वो आपको इनके बेसिस पे हो जाएगी, लेकिन इनके बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन करने के लिए हमको यहाँ पे लॉजिक को भी समझना पड़ेगा। अब समझते हैं जरा। मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ से करंट पास हो रहा है। तो ये अपना करंट गया भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल से गया, आई निकला, आई गया, आई गया। अरे सर एक ही रास्ता है उसके पास तो, आई जाएगा। सर यहाँ देखिए जरा, यहाँ से करंट निकला, जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन सर यहाँ पे जाते ही उसके रास्ते भटक गए, दो रास्ते हो गए। तो क्या वो बट जाएगा? अब पूरा आई तो नहीं जा पाएगा, पूरा आई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नहीं सर, आई को बटना पड़ेगा। आई को बटने का मतलब है कुछ आई ऊपर और कुछ आई नीचे। मान लो ऊपर चला गया I1, ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I2। सर I1 यहाँ जाएगा, हाँ जी सर, क्योंकि रास्ता यही है। सर I2 इधर जाएगा, हाँ जी सर, I2 इधर जाएगा। लेकिन दोनों इधर मिल जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कनेक्शन में सेम करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? सेम करंट पास हो रहा है। हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो हमारा हो रहा है डिफरेंट। करंट हो जा रहा है बट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कितना करंट कहाँ गया? वो डिपेंड करेगा कहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है। जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट कम पास होगा भाई। क्यों? क्यों सर ऐसा क्यों? अरे जहाँ गड्ढे ज्यादा होंगे वहां से कम लोग जाएंगे ना। व्हाट यू प्रेफर, गड्ढे वाली रोड और हाईवे? अगर तुमको कहीं दूर जाना है, तुम गड्ढे वाली रोड से होके जाओगे कि हाईवे से होके जाओगे ना, इट डिपेंड्स। तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहां पर रुकावट ज्यादा है, बाधाएं ज्यादा है, वहां से करंट कम पास होगा। दैट्स द लॉजिक, इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। तो क्या कहने का मतलब है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में करंट डिफरेंट। अब एक और बात समझ लो, लेकिन सीरीज में एक चीज बढ़ जाती है, क्या? तो यहाँ पर जो हमारा V है, जो पोटेंशियल है हमारा, वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो V है वो सेम रहता है। यहाँ पर होता है हमारे पास सेम पोटेंशियल। ये कैसे सर? क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है हमारे पास, देखो यहाँ पे सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो समझाएंगे आराम से, लेकिन अभी के लिए इसको याद कर। सेम करंट, डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंट करंट बट सेम पोटेंशियल। राइट, 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 राइट। नाउ विच डिवाइस इज गुड फॉर अस? हमारे लिए कौन सी अच्छी है भाई? अब डिपेंड करता है कि कनेक्शन कहाँ कर रहे हो। मान लो आपको हाउस होल्ड वायरिंग करनी है, घर पे वायरिंग करनी है, तो आप चाहोगे हर अप्लायंस को मैक्सिमम पोटेंशियल मिले, पूरा ही पोटेंशियल मिले, पोटेंशियल डिवाइड ना हो, पोटेंशियल डिवाइड ना हो, पोटेंशियल सेम रहे, इतना भी कनेक्शन आ रहा है उतना पूरा मिले, तो हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन। अच्छा एक और बेनिफिट है, मान लो ये डिवाइस खराब हो गई, तो हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि करंट आगे ना जा पाए, तो ये डिवाइस भी नहीं ब्लो कर पाएगी भाई, ये भी काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बात और ये बात बिल्कुल अलग है भैया। एक पाइप अगर टूट गया तो नीचे वाला पाइप तो चल रहा होगा ना, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग घरों में यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन को। आ जाओ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आप देखो क्या दिख रहा है सर, बैटरी दिख रही है, की दिख रही है, एमीटर दिख रहा है, रेसिस्टेंस दिख रहे हैं, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टामीटर लगा हुआ है। यही सही तरीका है भाई। एक सर्किट में हमेशा जो एमीटर होता है ये होता है सीरीज में। क्यों? क्योंकि एमीटर का काम है करंट को नापना, और करंट सीरीज में, आहा हा हा हा, भैया करंट सीरीज में सेम होता है, बटना नहीं चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। पूरा मिल गया, हाँ कि ना? लेकिन ये तो पैरेलल में लगा है, क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है। यही कमाल है, बस यही खेल समझना है। पैरेलल में V सेम है, तो जितना भी पोटेंशियल है इन तीनों के क्रॉस हमको सब मिल जाएगा। ये तीनों का नेट मिलेगा, तीनों का मिला के मिलेगा। मान लो हमको एक चाहिए तो सिर्फ यहाँ लगा दो। मान लो हमको सिर्फ R2 का वोल्टेज चाहिए, तो R2 के पैरेलल में पोटेंशियल लगा दो, वोल्टमीटर लगा दो, वोल्टमीटर लगाने से हमको यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा। मान लो R3 का चाहिए, यहाँ पे लगा दो। तो ये हमेशा लगेगा पैरेलल में, याद रखेंगे। वोल्टामीटर, वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल में, वेयर एज एमीटर हमेशा सीरीज में। अब ये वो बात है जो आपको समझनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन आता है, हाउ टू कन्वर्ट
वो भी समझेंगे। पहले यहाँ समझ लो भाई, एक सीरीज में होता क्या है, एक सीरीज के अंदर हमारे पास रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 तीन अलग अलग हैं। हमें इनके थ्रू प्रूव करना है कि वेदर द गिवन आर इन सीरीज और पैरेलल। तो कैसे करेंगे और फॉर्मूला क्या होगा वो समझ लो। हमने कहा सर यहाँ पे जो हमारा V है वो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V3 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो I तो सेम जाएगा, करंट तो सेम जाएगा, बट पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। आपने कहा सर अभी अभी कि सीरीज में करंट सेम, अरे भैया एक ही पाइप है ना, वहीं से तो करंट जाएगा, लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पोटेंशियल हो गया V1 V2 और V3। सर इसका मतलब है कि अगर इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल V आ जाएगा बैटरी का, क्योंकि बैटरी का तो पोटेंशियल मानो 10 वोल्ट 15 वोल्ट की बैटरी थी, 5 5 5 डिवाइड हो गया। अगर ये सेम रेजिस्टेंस है तो 5 5 5 डिवाइड हो गया। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है भाई सीरीज में। तो कहने का मतलब जो V है यही डिवाइड हुआ है। अगर मैं सबको जोड़ दूं, 5 5 5 को जोड़ दूं तो 15 आंसर आ जाएगा मेरा। हाँ जी सर बिल्कुल यही बात है। अब V इज इक्वल्स टू आई आर किसी ने बोला था मुझसे, कौन था भाई वो महानुभूति, कौन था वो, ओम्स लॉ। उसने कहा था V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन सर आई तो सेम जा रहा है सब में, हाँ की ना। आई के लिए तो सीरीज बात है सर, आई तो सब पे सेम जा रहा है, हाँ जी सर। तो आई R1 आई R2 और आई R3 का हमने कर दिया सम, क्योंकि V1 V2 V3 से डिफाइन हो रहे थे ये। सर कुछ कॉमन है क्या, आई कॉमन दिख रहा है, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, इट इज व्हाट V। और V होता क्या है सर, V तो खुद ही आई आर है सर, V तो खुद ही आई आ रही है। तो मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो भी तो कितना करंट और इसका रेजिस्टेंस पे डिफाइन कर रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होता है, करंट भेजेंगे हम। तो आई से आई तो कट गया, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3 के। अगर चार होंगे तो चार लगा दो, पांच होंगे तो पांच लगा दो, बहुत सिंपल है। दिस इज द प्रूविंग फॉर द रेजिस्टेंस इन सीरीज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर पैरेलल में क्या होगा, अच्छा अगर पैरेलल में लगे हैं, मान लो ये पैरेलल में लगे हैं R1 R2 और R3, तो अब क्या होगा भैया, पैरेलल में आपने कहा सर अभी अभी, पैरेलल में तो क्या होगा कि इनमें जाने वाला जो करंट है, जो I है, वो डिवाइड हो जाएगा। मान लो इधर I1 गया, इधर I2 गया और इधर I3 गया, लेकिन V सेम रहेगा, इधर भी और इधर भी। जो बैटरी का पोटेंशियल है हमारे पास वो तीनों में ही रहेगा सेम। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो चेंज क्या हुआ, आई चेंज हुआ। तो क्या सर मान लीजिए अगर 15 एम्पियर करंट आ रहा था तो 5 5 5 बढ़ गया, अगर ये सब सेम होते तो। हाँ जी बिल्कुल यही बात है। तो जितना भी आ रहा था वही तो बटा, जितना एक पाइप से पानी आ रहा है, अब तीन पाइप मैंने लगा दिए, जितना पाइप से पानी आ रहा है वो तीन पार्ट बच जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब जो आई की वैल्यू है यही तो तीन पार्ट बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। और V इज इक्वल टू क्या, आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन आर। सर V अपॉन आर इज इक्वल टू, V तो सेम ही है ना सब में भाई, V तो सेम ही है ना, बट R1 R2 और R3 डिफरेंट है। हमने कहा ठीक है सर, V कॉमन पकड़ के काट देंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज द फॉर्मूला फॉर द रेसिस्टेंस इन। सिंपल था, बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन करवा दिए सर तो थोड़ा सा और समझ आता है, कुछ क्वेश्चन हो जाए मजा मजे में। सर ये क्या हो रहा है, ये तो सर एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, एक बल्ब दिख रहा है, एक की दिख रही है, एक एमीटर दिख रहा है, एक बैटरी दिख रही है। कह रहा है 4 ओम का 20 ओम, 20 ओम की तो अपने पास जो है वो लैंप है, 4 ओम का एक कंडक्टर लगा हुआ है, कह रहा है रेसिस्टेंस है 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, टोटल रेसिस्टेंस निकाल दो। हमने कहा ठीक है, सोल्यूशन कर लेते हैं भैया हम लोग। कैसे करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस मतलब पहले देखेंगे सीरीज है कि पैरेलल है। हमने कहा मुझे तो लग रहा है भैया ये लोग सीरीज में हैं। क्यों सीरीज में हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगे हैं, जो भी आई आएगा वही यहाँ भी जाएगा, वही यहाँ भी जाएगा। क्या बात है सर, मतलब आई तो सेम गया, मतलब आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लग जाने वाला है। ओके, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओहो, एक तो 4 है, अरे वाह, दूसरा 20 है, अरे वाह, 20 और 4 मिलकर 24 ओम हो गया क्या। सर ये हो गया हमारे पास नेट रेसिस्टेंस। ओ आ गया ये तो। करंट, ओ करंट ओम्स लॉ, करंट के लिए ओम्स लॉ क्या बोला, V इज इक्वल टू आई आर। टोटल V कितना, 6 वोल्ट। टोटल करंट कितना पास हो रहा है, टोटल करंट कितना पास हो रहा है। सर टोटल करंट पास हो रहा है, टोटल करंट पास हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है नहीं पता, ये तो निकालना है, यही तो निकालना है, लेकिन आर पता है, डिवाइड कर दें क्या।
आर कितना है सर? आर 24 है सर, आर 24 है। 6 से 24 कटा 1/4 सर, 1/4 तो आंसर आया, लेकिन यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, वो क्या होती है? एम्पियर। अरे वाह, ये भी हो गया, वाह वाह सर। सर पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, यहाँ पे बता दो कितना पोटेंशियल है। अगर यहाँ पर मैं एक वोल्टामीटर लगा दूं पैरेलल में, और यहाँ पे भी लगा दूं, तो इनकी रीडिंग क्या मिलेगी वोल्टामीटर की? सर ये और पता चल जाए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सर मान लो ये V1 है और ये वाला V2 है। नाउ V1 एंड V2 आर द वोल्टेज, V1 और V2 आर द टू वोल्टेज। हमको इनकी वैल्यूज निकालनी है V1 और V2 की। अब नाउ थिंक अबाउट इट, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2। पहले अगर ध्यान से देखो तो हमें पता है V is equals to IR from here, V1 is equals to IR1, V1 is equals to IR1, बहुत सही। IR1 करंट तो सेम जा रहा है दोनों में, बट R तो डिफरेंट है। I कितना है सर? I है, I we have is what? I we have is what? 1/4। I is what we have? 1/4 and R1 is what? 4। अरे सर कट गया ये तो, 1 वोल्ट हो गया सर। V1 तो 1 वोल्ट हो गया। अब बताओ V2 कितना? बता दो V2 कितना? सर V2 दो तरीके हैं, या तो ऐसे ही निकाल लें, I R2 से निकाल लें। I 1/4 था और R2 था 20, R2 था 20 विच इज व्हाट? 5। तो 5 वोल्ट। या तो सर 6 टोटल था, एक यहाँ चला गया, 6 था एक यहाँ चला गया, बचा कितना? 5। 5 आंसर पर, ये भी तरीका था बढ़िया। ओ वाह 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 वाह, हो गया, वाह आंसर हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। चलो मैं इसको हिट करूंगा, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? आंसर मुझे आप बताओगे। क्या ये दोनों रेसिस्टेंस देखने में लग रहे हैं कि आई आने पे बढ़ जाएगा, I1 इधर और I2 इधर, मतलब पैरेलल में? क्या R1 और R2 आपस में पैरेलल में है? हाँ सर, R1 और R2 ये तो आपस में पैरेलल में है। मतलब पैरेलल में अगर सॉल्व कर लेंगे तो सर्किट सीधा बन जाएगा ऐसे वाला। ठीक है, ओके। ओके, वैल्यू गिवन है 10 और 40, तो 1/10 पैरेलल है, तो 1/10 प्लस 1/40। सर ये तो सॉल्व हो जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये भी तो पैरेलल दिख रहे हैं, वाह वाह, इसको भी सॉल्व कर लेंगे पैरेलल में, क्या ही बात है। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। सर R2, R3, R4, R5, 1/30, 1/20, 1/60, बहुत बढ़िया। सर लेकिन ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो एक एमीटर लगा है, लेकिन जैसे ही आएंगे तो ये भी तो कंबाइन होकर एक ही बनेंगे। कंबाइन होकर सब एक बनने वाले हैं, पैरेलल में बन गए तो एक आंसर आ गया। जैसे यहाँ से मिल गए तो एक आ गया। इसको मान लो, चलो मैं बोलता हूँ RP, ठीक है, पैरेलल था, RP1 चलो बोल देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं RP2। RP2, RP सिंह नहीं है ये, RP1 RP2 है ये। और ये हमारे पास लगी है यहाँ पे इनके लिए एक बैटरी, ठीक है। हमने कहा सर अब तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? सीरीज हो गए। तो पहले कला पैरेलल और पैरेलल, फिर आपस में कंबाइन करा है सीरीज। तो पैरेलल पैरेलल आपस में कंबाइन होके सीरीज। अरे वाह, ओ ऐसा भी सकता है। चलो अब इसको तो एक बार ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है? आप लोग ट्राई करोगे, आंसर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बताओ अगर हमारे पास ये रेसिस्टेंस है तो इसमें से हाईएस्ट कितना बन सकता है, पहला क्वेश्चन, और लोएस्ट कितना बन सकता है। अरे सर एक ट्रिक याद रखो, ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, बार बार आता भी है। एक आया था क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर आता है, 1/5 ओम के 5 रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ऐसा क्वेश्चन पहले से पूछा जा चुका है, तो हम लोग इसके लिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो ये क्वेश्चन करने आते हैं भाई। हमारे लिए क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। कैसे करे देंगे सर? 4, 8, 12 और 24। सर जब ज्यादा निकालना हो, जब मैक्सिमम निकालना हो, मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा रेसिस्टेंस निकालना हो, तो रेसिस्टेंस को सर आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सीरीज में ज्यादा वैल्यू निकल के आती है। सीधे डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं हम लोग इसको, R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज में। तो सर 4 + 8 + 12 + 24, 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24, 24, 48 ओम इज द आंसर हियर। और सब लोएस्ट निकालना हो, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हेन द हाईएस्ट, दिस इज फॉर द हाईएस्ट वैल्यू। जब वैल्यू को निकालना हो लोएस्ट फॉर्म में, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फॉर्म यूज कर लीजिए। अब दोनों में ही कहानी सिंपल है भाई हमारे लिए। 1/R1 में जाएंगे तो 1/4, 1/8, 1/12 और 1/R4 भी तो है सर, 4 रेसिस्टेंस थे। 1/24 एलसीएम आएगा 24। अब सॉल्व कराओगे क्या यार मुझसे? कर नहीं पाओगे यार तुम लोग।
यार इतना भी यार, मतलब बउआ नहीं हो तुम लोग मेरे। पावर क्या होती है सर? पावर इज पावर इज वी आई। सर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ रेट ऑफ डूइंग द वर्क, वही है ना, डब्ल्यू अपॉन टी ही है ना। सर पावर क्या है? डब्ल्यू अपॉन टी ही तो है सर। और वर्क पढ़ा था हम लोगों ने सर, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में W का फॉर्मूला था V इंटू क्यू। तो सर W तो हो गया V इंटू क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी आई, Q अपॉन टी आई। फॉर्मूला क्या बन गया? वी आई। पावर का फॉर्मूला वी आई, तो ये कहां से आया? हमने कहा हमें नहीं चाहिए आई, हमें आई नहीं चाहिए, आई हटाओ, आई नहीं चाहिए, आई हटाओ। कहां से हटाओ? ओम्स लॉ से हटाओ। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। हमने कहा ठीक है आई हटा देते हैं। हमने कहा आई को हटाओ, यहाँ से हटाओ, हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए आई, आई को भगा दो यहाँ से। आई की जगह डाल दो वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी अपॉन आर, दैट इज व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर। अरे सर ये भी आ गया। अरे मान लो हमको वी नहीं चाहिए होता, हमने कहा हमें वी नहीं चाहिए, वी को हटाओ, अब हमें वी नहीं चाहिए। वी की जगह हमें चाहिए आई आर, वी की जगह चाहिए आई आर। सर में क्या लिखा था? आई स्क्वायर आर। दिस इज द थ्री फॉर्मूलाज फॉर द पावर। आप इसको यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ये वही पावर है जो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है। ओके, सिंपल, शॉर्ट, इजी, बहुत बढ़िया। अब भैया हमारे पास आगे क्या है? आगे है हमारे पास 1 किलोवाट आवर में कितने जूल। तो 1 किलोवाट आवर में याद रखना 10 की पावर 6, ये 6 है भैया, पावर 6 है भैया, ये पावर 6 है। 3.6 10 की पावर कहाँ से आया? 1 किलो में 1000, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें कन्वर्ट करना है इसको वॉट सेकेंड में। किसमें? वॉट सेकेंड में। अगर वॉट सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, 3.6 10 की पावर 6। हिंट ले लेते हैं सर, 220 वोल्ट है, 0.5 एम्पीयर करंट है, पावर निकालनी है, वी आई। आंसर आ गया। क्या सर सही बात है? इतना इजी है सर, इतना ही इजी है, इतना ही इजी है मेरे बच्चों। सॉल्व कर लेना यहाँ से, इजी है ना, इजी है ना। यूनिट क्या होगी? वॉट। यूनिट क्या होगी? वॉट। यूनिट क्या होगी? वॉट। 110 वॉट का ये अप्लाई हो गया हमारा। सर ये वाला, सर टाइम भी है इसमें, तो टाइम का भी यूज करना है, हम तो टाइम का भी यूज कर लेंगे। 400 वॉट पावर है, 400 वॉट हमारा पावर है, टाइम है 8 आवर पर डे, 30 डे के लिए यूज कर रहे हैं इसको, और कॉस्ट है हमारे पास 3 रुपीज पर किलोवाट आवर का। हमें निकालना है कितना हमारे पास बिल आएगा, कितना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अब इसके लिए यूज करेंगे हम लोग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सर पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, और एनर्जी होगी, एनर्जी निकालनी है ना वर्क से, तो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम के फॉर्मूले। पावर क्या है सर? पावर है 400, लेकिन टाइम क्या है सर? टाइम को हम लोग निकाल देते हैं आर में। टाइम को आर में निकालने का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इसको 8 से। लेकिन एक बात और समझने की है कि हम लोग निकाल रहे हैं 30 डेज के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। कितना आ गया सर? 4, 3 जीरो आ गए, 4 थी 24, 24 फोर जा 24 फोर जा 24 फोर जा 24, 24 फोर जा इज व्हाट 98, 96 इज व्हाट 96, 96000। लेकिन सर ये तो आ गया वॉट आवर में, किलो वॉट आवर में अगर कन्वर्ट कर लें इसको तो यूनिट मिल जाएगी हमको। डिवाइड बाय 1000 अगर कर दें, 1 2 3 तो ये हो जाएगा 96 किलो वॉट आवर, जो कि है हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके संग आगे हमारी पास यूनिट, 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई 96 इंटू, एक वैल्यू 3 रुपए की थी भाई, इंटू 3 इज व्हाट, 3 6 18, 127 28, 228 रुपीज का हमारा आ गया बिल। सिंपल है। हाँ जी सर सिंपल है, सिंपल है सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल वही है। लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसको आप ट्राई करिएगा, आंसर बताइएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हमारे पास कुछ हाउस होल्ड सर्किट होंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या सर? जब भी कोई अप्लायंस हीट होता है, या फिर जब भी कोई अप्लायंस में करंट पास होता है, तो उसका हीट होना एक बहुत ही लाजमी है। जैसे कि अभी ये पैनल हीट हो रहा होगा, आपका फोन पीछे से हीट करता है, तो जो हीटिंग है सर वो कैसे निकालते हैं? सर बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग ने पढ़ा था अभी अभी, जस्ट अभी पढ़ा था हम लोगों ने। बताने की आपको अलग से जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हमने पढ़ा था अभी।
P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W है, यही तो हीट है यार। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं W ही तो निकालना है। पावर इनटू टाइम, पावर के 3 फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने अभी। कौन कौन से सर? VI पढ़ा, T से मल्टीप्लाई कर दो। I स्क्वायर पढ़ा, T से मल्टीप्लाई कर दो। V स्क्वायर पढ़ा, T से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा? हीट बन जाएगा। इतना ही सिंपल है क्या? हाँ जी सर, बस टाइम से मल्टीप्लाई तो करना है। अभी मैंने करके भी देखा है कि मार कर हम लोग ने इस पे, राइट? हाँ कि ना? अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जूल्स ऑफ हीटिंग कहता है किसी भी वायर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, आई के स्क्वायर पे, आई के स्क्वायर पे, आई के स्क्वायर पे, रेसिस्टेंस पे और टाइम पे, आर पे और टी पे। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज द जूस लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग के लिए स्पेशली बनाया गया लॉ है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है रेसिस्टेंस है, करंट है, 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, बताओ कि रेट कितना है ऑफ हीट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या गिवन है आई? हाँ जी सर। 15 का स्क्वायर। क्या गिवन है आर? हाँ जी सर 8। क्या गिवन है टाइम? हाँ जी सर। हीट है, जूल होगा, हीट है, एनर्जी है, यूनिट जूल होगा। अरे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कर लेंगे सर। एनर्जी गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, वी निकालना है। H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। काम हो जाएगा। हीट गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, वी निकालना है। छुटकियों का क्वेश्चन है सर ये सब, सर क्या करा रहे हो आप? सर एक बोनस क्वेश्चन और करा दो, बस खत्म। यहाँ पर हमारे पास 100 वॉट 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट के दो हमारे पास लैंप हैं। बोला गया दोनों कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, व्हाट इज द करंट ड्रॉ निकालना है। बैटरी किसी वक्त खत्म हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। बैटरी इज अबाउट टू एंड, हो सकता है इस क्वेश्चन को कराते कराते ही खत्म हो जाए। बड़ी बात नहीं है कि अभी खत्म हो जाए। 7 मिनट 6% बैटरी है मेरे पास। आ जाओ जल्दी से, एक बार देख ही लेते हैं इसको जल्दी से। अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे फिर। ओके, बोला गया है दो लैंप हैं, पावर है, पावर है P1 100 वॉट का, पावर है P2 60 वॉट का। दोनों अप्लायंस सेम पोटेंशियल में जाते हैं 220 वोल्ट पे। कह रहा है व्हाट इज द करंट ड्रॉ। अरे सर कितना इजी क्वेश्चन है। P इज इक्वल्स टू वी, आई निकालना है। P अपॉन V, P1 अपॉन V, P2 अपॉन V।